नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ट्रैफिक लाइट पर क्यों रुकते हैं या हम टैक्स क्यों भरते हैं? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमें कुछ नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करती है, भले ही हमारा मन न हो? हम सब एक समाज में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, जहां सरकारें हैं, कानून हैं, पुलिस है, अदालतें हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सवाल पूछा है कि यह सब सिस्टम बना ही क्यों? हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है? क्या हम इसके बिना नहीं जी सकते? और अगर हमें सरकार चाहिए, तो कैसी सरकार सबसे अच्छी होती है? एक राजा का शासन, लोकतंत्र या कुछ और? ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये सवाल हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हम जो भी करते हैं, हमारे जो भी अधिकार हैं, हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो सब इन्हीं सवालों के जवाबों से तय होती हैं। दर्शन की जिस शाखा में हम इन तूफानी सवालों से जूझते हैं, उसे राजनीतिक दर्शन या पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। ये हमें एक नागरिक के रूप में जागृत करता है। ये हमें सिखाता है कि हम सिर्फ एक झुंड का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक समाज के निर्माता हैं। ये हमें उन विचारों की शक्ति दिखाता है जिन्होंने क्रांतियां ला दी, साम्राज्य बना दिए और गिरा दिए, और आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उन महान दार्शनिकों के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जिन्होंने एक बेहतर समाज का सपना देखा और हमें उस सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते दिखाए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। पहला सवाल, हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है? चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत उस सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक सवाल से करते हैं जिसके बिना राजनीतिक दर्शन का कोई मतलब ही नहीं है। और वो सवाल है, हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है? यह सुनने में बहुत ही सरल सवाल लगता है, लेकिन इसकी गहराई में उतरते ही आप इंसानी समाज की पूरी बुनियाद तक पहुंच जाते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई सरकार नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप जो चाहें वो करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई कानून नहीं है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, तो आप उसे ताकत से छीन सकते हैं, अगर आप में ताकत है। अगर कोई आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो वो आपसे आपकी चीजें छीन सकता है। कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। इस दुनिया को दार्शनिक प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है, ये दुनिया कैसी होगी? क्या यह एक शांतिपूर्ण आजाद स्वर्ग होगी जहां सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, या फिर यह एक डरावना हिंसक नर्क होगी जहां हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा होगा? इस एक सवाल ने राजनीतिक दार्शनिकों को सदियों तक दो खेमों में बांट कर रखा है। लेकिन ज्यादातर प्रमुख विचारक इस बात पर सहमत थे कि बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी अधिकार के, इंसानी जिंदगी बहुत ही मुश्किल, अनिश्चित और खतरनाक हो जाएगी। हम लगातार डर में झेंगे। हमें हमेशा यह डर रहेगा कि कोई हमसे हमारा खाना छीन लेगा, हमारे घर पर कब्जा कर लेगा, या हमें या हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। इस स्थिति में कोई भी तरक्की, कोई भी विकास संभव नहीं है। कोई खेती क्यों करेगा जब उसे यह नहीं पता कि उसकी फसल कोई और छीन कर ले जाएगा? कोई घर क्यों बनाएगा जब उसे यह नहीं पता कि कल कोई और उस पर कब्जा कर लेगा? कोई नई चीज क्यों सीखेगा जब उसका सारा समय सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष में ही बीत जाएगा? यहीं पर सरकार या राज्य का विचार जन्म लेता है। राजनीतिक दार्शनिक कहते हैं कि हम सब ने अनजाने में ही सही एक सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक अदृश्य समझौता है। ये समझौता क्या है? समझौता यह है कि हम सब अपनी कुछ कुछ प्राकृतिक आजादी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बदले में हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं जो हम सबकी सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करेगी। इसी संस्था को हम सरकार या राज्य कहते हैं। मैं अपनी यह पूरी आजादी छोड़ देता हूं कि मैं किसी को भी मार सकता हूं, और बदले में मुझे यह सुरक्षा मिलती है कि कोई और मुझे नहीं मारेगा। मैं अपनी यह आजादी छोड़ देता हूं कि मैं किसी का भी सामान चुरा सकता हूं, और बदले में मुझे यह सुरक्षा मिलती है कि कोई मेरा सामान नहीं चुराएगा। हम अपनी कुछ आजादी को एक सामूहिक शक्ति को सौंप देते हैं, और वो शक्ति फिर हम सब के लिए नियम बनाती है और उन्हें लागू करती है। ट्रैफिक लाइट पर रुकना इसी सामाजिक अनुबंध का एक छोटा सा उदाहरण है।
मैं अपनी कुछ आजादी यानी तुरंत आगे जाने की को छोड़ता हूं ताकि एक व्यवस्था बन सके और हम सब सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यह हमें बताता है कि सरकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से उतरी है या हम पर थोपी गई है। सैद्धांतिक रूप से यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने खुद अपनी ही भलाई के लिए बनाया है। सरकार की शक्ति का स्रोत हम लोग हैं, जनता है। हम उसे शक्ति इसलिए देते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रख सके और एक ऐसा माहौल बना सके जहां हम शांति और सुरक्षा के साथ जी सकें और तरक्की कर सकें। यह सरकार और नागरिक के बीच एक लेन देन का रिश्ता है। हम नियम मानते हैं और टैक्स देते हैं और बदले में सरकार हमें सुरक्षा, सड़कें, अस्पताल और न्याय जैसी चीजें देती है। लेकिन इस सरल से दिखने वाले विचार ने इतिहास के कुछ सबसे विशाल और सबसे खूनी विवादों को जन्म दिया है। अगर हम सरकार बना भी लें तो उसे कितनी शक्ति देनी चाहिए? क्या उसे हमारी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए या उसकी शक्ति सीमित होनी चाहिए? और क्या होगा अगर सरकार, जिसे हमने अपनी रक्षा के लिए बनाया था, वही हमारी सबसे प्रमुख दुश्मन बन जाए? क्या तब हमारे पास उसके खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है? इन सवालों के जवाब में अलग अलग दार्शनिकों ने बिल्कुल अलग अलग तरह के समाजों की कल्पना की। एक ऐसे ही दार्शनिक थे प्लेटो, जिन्होंने एक ऐसी आदर्श दुनिया का सपना देखा था जिसे शायद आप एक तानाशाही कहेंगे। वो दुनिया कैसी थी? चलिए अगले चैप्टर में उस सपने की सैर करते हैं। चैप्टर नंबर 2, एक आदर्श दुनिया का सपना, प्लेटो का रिपब्लिक। अब जब हमने यह समझ लिया है कि हमें एक समाज और सरकार की जरूरत क्यों है, तो अगला मुख्य सवाल आता है, कैसी सरकार? एक अच्छा समाज कैसा दिखना चाहिए? इस सवाल का सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली जवाबों में से एक, आज से लगभग 2500 साल पहले प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में देने की कोशिश की। प्लेटो सिर्फ यह नहीं पूछ रहे थे कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी है, वो एक और भी गहरा सवाल पूछ रहे थे, न्याय क्या है? सर्टन उनका मानना था कि एक अच्छी सरकार और एक न्यायपूर्ण समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम यह समझ लें कि न्याय क्या है, तो हम यह भी समझ जाएंगे कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। प्लेटो ने न्याय को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि एक इंसान की आत्मा और एक राज्य की संरचना में बहुत समानता होती है। जैसे एक इंसान की आत्मा के 3 हिस्से होते हैं, वैसे ही एक आदर्श राज्य के भी 3 वर्ग होने चाहिए। प्लेटो के अनुसार हमारी आत्मा का पहला हिस्सा है हमारी इच्छाएं या भूख। यह हमारा वो हिस्सा है जो खाना, पीना, पैसा और दूसरी भौतिक चीजों की इच्छा करता है। दूसरा हिस्सा है हमारी भावनाएं या साहस। यह हमारा वो हिस्सा है जो सम्मान, गौरव और जीत चाहता है। यह हमारा योद्धा वाला हिस्सा है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा तर्क या बुद्धि। यह हमारा वो हिस्सा है जो ज्ञान और सत्य की खोज करता है और जो यह तय करता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। प्लेटो कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण और संतुलित इंसान वही है जिसकी बुद्धि उसकी भावनाओं और इच्छाओं पर शासन करती है, ठीक एक सारथी की तरह जो अपने 2 घोड़ों को नियंत्रित करता है। अब इसी विचार को प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य पर लागू किया। उन्होंने कहा कि एक न्यायपूर्ण राज्य में भी 3 वर्ग होने चाहिए जो आत्मा के इन 3 हिस्सों से मेल खाते हों। पहला और सबसे प्रमुख वर्ग होगा उत्पादकों का, जैसे कि किसान, कारीगर और व्यापारी। यह वर्ग राज्य की भौतिक जरूरतों को पूरा करेगा और यह आत्मा की इच्छाओं वाले हिस्से से मेल खाता है। दूसरा वर्ग होगा सैनिकों या सहायकों का। यह वर्ग राज्य की रक्षा करेगा और यह आत्मा के साहस वाले हिस्से से मेल खाता है। और तीसरा और सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होगा शासकों का। यह वर्ग राज्य पर शासन करेगा और यह आत्मा की बुद्धि वाले हिस्से से मेल खाता है। प्लेटो के अनुसार एक राज्य में न्याय तब होता है जब हर वर्ग अपना अपना काम पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करे और दूसरे के काम में दखल न दे। उत्पादक लालच न करें, सैनिक कायर न हो और शासक अज्ञानी न हो। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल यह था कि इन शासकों को चुनेगा कौन? और यहीं पर प्लेटो अपना सबसे क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार पेश करते हैं। वो कहते हैं कि शासन करने का अधिकार हर किसी को नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र, जहां हर कोई वोट देता है, उसे वो अज्ञानियों का शासन मानते थे।
उनका मानना था कि शासन करना एक बहुत ही मुश्किल कला है, एक विशेषज्ञता है, ठीक एक जहाज चलाने या एक ऑपरेशन करने की तरह। जैसे आप किसी बीमार को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी मोची के पास नहीं, वैसे ही राज्य को चलाने के लिए हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे गुणी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और वो कौन है? वो हैं दार्शनिक। प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिक राजाओं द्वारा शासित होगा। ये वो लोग होंगे, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान और सत्य की खोज में बिताया है। वे पैसे या ताकत के लालची नहीं होंगे। उनका एकमात्र जुनून न्याय और अच्छाई के विचार को समझना और उसे समाज में लागू करना होगा। उन्हें सालों तक कठिन प्रशिक्षण दिया जाएगा, गणित, संगीत और दर्शन में, ताकि वे अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकें और सिर्फ तर्क से फैसले ले सकें। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सबसे बुद्धिमान ही सबसे शक्तिशाली होगा। लेकिन क्या ऐसी दुनिया सच में आदर्श होगी, या यह एक ऐसी तानाशाही होगी जहां आम इंसान की कोई आवाज नहीं होगी? और क्या प्लेटो के अपने ही सबसे होनहार शिष्य ने इस आदर्श दुनिया के सपने को चुनौती दी थी? चैप्टर नंबर 3, इंसान एक राजनीतिक जानवर, अरस्तु का यथार्थवाद। प्लेटो ने हमें एक आदर्श राज्य का एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत ही अमूर्त और काल्पनिक नक्शा दिया था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो शायद इस धरती पर कभी मौजूद नहीं हो सकती। लेकिन प्लेटो के ही सबसे प्रतिभाशाली शिष्य अरस्तु ने राजनीतिक दर्शन को आसमान की ऊंचाइयों से उतारकर जमीन की हकीकत पर ला खड़ा किया। अरस्तु भी अपने गुरु की तरह एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज की खोज में थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो किसी काल्पनिक आदर्श दुनिया को बनाने में विश्वास नहीं करते थे। वो एक वैज्ञानिक की तरह थे, जो पहले से मौजूद दुनिया का अध्ययन करना चाहते थे, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझना चाहते थे, और फिर यह पता लगाना चाहते थे कि जो हमारे पास है उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अरस्तु की शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरे विचार से होती है। इंसान स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समाज में रहना, एक पोलिस या शहर राज्य का हिस्सा बनना, हमारी प्रकृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम चुनते हैं, यह तो हम हैं। जैसे एक मधुमक्खी अकेले नहीं रह सकती, उसे एक छत्ते की जरूरत होती है, वैसे ही एक इंसान भी अकेले अपनी पूरी क्षमता को हासिल नहीं कर सकता। हम भाषा, तर्क और नैतिकता जैसी चीजें सिर्फ दूसरों के साथ रहकर, एक समाज में रहकर ही विकसित कर सकते हैं। जो इंसान समाज के बिना रह सकता है, अरस्तु कहते हैं, वो या तो एक जानवर होगा या एक देवता, वो इंसान नहीं हो सकता। तो राज्य या सरकार कोई कृत्रिम चीज नहीं है, जैसा कि शायद सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचारक मानते थे, बल्कि यह हमारी प्रकृति का ही एक स्वाभाविक विकास है। परिवार से गांव और गांव से शहर राज्य तक। अगर राज्य हमारी प्रकृति का हिस्सा है, तो फिर उसका मकसद क्या है? प्लेटो के लिए मकसद था एक आदर्श न्याय की स्थापना करना। अरस्तु के लिए मकसद ज्यादा व्यावहारिक और ज्यादा मानवीय था। उनके अनुसार राज्य का अंतिम लक्ष्य है अपने नागरिकों को यूडीमोनिया हासिल करने में मदद करना। इस शब्द का कोई सीधा हिंदी अनुवाद नहीं है, लेकिन इसका मोटा मोटा मतलब है मानव का फलना फूलना, एक अच्छा, संपूर्ण और सार्थक जीवन। यह सिर्फ खुशी या आनंद नहीं है, यह एक ऐसा जीवन है जिसमें एक इंसान अपनी सभी क्षमताओं, खासकर अपनी तर्क करने की क्षमता का पूरी तरह से विकास करता है और एक गुणी जीवन जीता है। तो एक अच्छी सरकार वो नहीं है जो हमें सिर्फ अमीर या सुरक्षित बनाती है, बल्कि वो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह एक बहुत ही ऊंचा आदर्श है, लेकिन अरस्तु एक यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग तरह की सरकारें बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने समय के 150 से भी ज्यादा ग्रीक शहर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने सरकारों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया। पहला, शासन करने वालों की संख्या, यानी एक, कुछ या कई, और दूसरा, उनका मकसद, यानी क्या वे पूरे समाज के भले के लिए शासन कर रहे हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इस आधार पर उन्होंने 3 अच्छी और 3 बुरी तरह की सरकारों की पहचान की। जब एक व्यक्ति पूरे समाज के भले के लिए शासन करता है, तो वो राजशाही है जो अच्छी है। लेकिन जब वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शासन करता है, तो वो तानाशाही बन जाती है जो बुरी है। जब कुछ गुणी और बुद्धिमान लोग समाज के भले के लिए शासन करते हैं, तो वो कुलीन तंत्र है जो अच्छी है।
लेकिन जब कुछ अमीर लोग सिर्फ अपनी दौलत विकसित करने के लिए शासन करते हैं, तो वो अल्पतंत्र बन जाती है, जो बुरी है। और जब बहुत सारे लोग यानी आम नागरिक पूरे समाज के भले के लिए शासन करते हैं, तो वो पॉलिटी या एक तरह का संवैधानिक गणतंत्र है, जो अच्छी है। लेकिन जब भीड़ सिर्फ अपने वर्ग के हितों के लिए बिना किसी कानून के शासन करती है, तो वो लोकतंत्र या भीड़तंत्र बन जाती है, जिसे अरस्तू एक बुरी सरकार मानते थे। तो अरस्तू के लिए सबसे अच्छी सरकार कौन सी थी? आदर्श रूप से एक सच्चा कुलीन तंत्र सबसे अच्छा होता, जहां सबसे गुंठी लोग शासन करें। लेकिन अरस्तू जानते थे कि यह बहुत दुर्लभ है, इसलिए व्यावहारिक रूप से उन्होंने पॉलिटी को सबसे स्थिर और सबसे अच्छी सरकार माना। पॉलिटी एक तरह का मिश्रण थी, जिसमें लोकतंत्र और अल्पतंत्र दोनों के अच्छे गुण शामिल थे। इसमें एक मजबूत मध्यम वर्ग का शासन होता था, जो न तो बहुत अमीर होता था कि वो अहंकारी हो जाए, और न ही बहुत गरीब कि वो विद्रोही हो जाए। यह एक संतुलित, कानून पर आधारित और स्थिर समाज था। अरस्तू हमें सिखाते हैं कि राजनीति में आदर्श की नहीं, बल्कि संभव की तलाश करनी चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों को समझना चाहिए और फिर उनके अनुसार सबसे बेहतर रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन अरस्तू और प्लेटो दोनों ही एक व्यवस्थित और तर्कसंगत दुनिया की बात कर रहे थे। क्या होगा अगर इंसान स्वभाव से तर्कसंगत है ही नहीं? क्या होगा अगर हमारे अंदर का जानवर हमारे तर्क पर हमेशा हावी रहता है? इस डरावनी संभावना की पड़ताल एक ऐसे दार्शनिक ने की, जिसने इंसानियत का सबसे अंधेरा चेहरा देखा था। चैप्टर नंबर 4, जब इंसान ही इंसान का दुश्मन था। होब्स का लेविथान। अब हम समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और प्राचीन ग्रीस से निकलकर 17वीं सदी के इंग्लैंड में पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही हिंसक और उथल-पुथल का समय था। इंग्लैंड गृह युद्ध की आग में जल रहा था, जहां राजा और संसद के बीच एक खूनी संघर्ष चल रहा था। इसी माहौल में एक दार्शनिक थे, थॉमस होब्स, जिन्होंने इंसानियत और समाज के बारे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाले, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली विचार पेश किए। उन्होंने उस सवाल को फिर से पूछा, सरकार के बिना की दुनिया कैसी होगी? लेकिन उनका जवाब प्लेटो या अरस्तु जैसा बिल्कुल नहीं था। उनका जवाब उस गृह युद्ध की भयावहता से पैदा हुआ था, और वो जवाब था पूरी तरह से निराशाजनक। होब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था कोई शांतिपूर्ण जगह नहीं थी। वो एक ऐसी स्थिति थी जिसे उन्होंने हर किसी के खिलाफ युद्ध कहा। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी, लालची और शक्ति का भूखा है। हम सब एक ही चीज चाहते हैं, और वो है अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अपनी जान बचाना। चूंकि दुनिया में संसाधन सीमित हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस अवस्था में नैतिकता, न्याय, सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। होब्स ने इस जीवन का वर्णन अपने सबसे प्रसिद्ध और डरावने शब्दों में किया। उन्होंने कहा कि सरकार के बिना इंसान का जीवन एकाकी, दीन, घिनौना, पाशविक और छोटा होगा। आप लगातार इस डर में जींगे कि आपका पड़ोसी आपको मारकर आपका सामान छीन लेगा। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो इस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? होब्स कहते हैं कि हमारे अंदर स्वार्थ के अलावा एक और चीज भी है, और वो है तर्क, और सबसे अधिक मौत का डर। हमारा तर्क हमें यह बताता है कि इस तरह लगातार लड़ते रहना किसी के भी हित में नहीं है। हम सब शांति चाहते हैं, हम सब सुरक्षा चाहते हैं, और इसी तर्क और मौत के डर से प्रेरित होकर इंसान एक सामाजिक अनुबंध करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन होब्स का सामाजिक अनुबंध अरस्तू की प्राकृतिक समाज की धारणा से बहुत अलग था। ये एक बहुत ही कठोर सौदा था। होब्स कहते हैं कि शांति और सुरक्षा पाने के लिए हम सबको अपनी सारी प्राकृतिक आजादी और सारी शक्ति को एक व्यक्ति या एक समूह को सौंपना होगा, जिसे वो लेविथान कहते हैं। लेविथान बाइबल में वर्णित एक विशालकाय समुद्री राक्षस का नाम है, और होब्स इसका इस्तेमाल एक ऐसी सर्वशक्तिमान, एक ऐसी निरंकुश सरकार का वर्णन करने के लिए करते हैं, जिसकी शक्ति पर कोई लगाम नहीं हो सकती। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सौदा था। होब्स कह रहे थे कि हमें अपनी सारी स्वतंत्रता एक शासक के हाथों में दे देनी चाहिए, और बदले में वो शासक हमें सुरक्षा देगा। इस शासक, इस लेविथान के पास पूरी शक्ति होगी। वो जो कानून बनाएगा वही न्याय होगा। उसके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। नागरिकों के पास उसके खिलाफ विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है,
क्योंकि विद्रोह करने का मतलब है वापस उसी भयानक प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना जो मौत से भी बदतर है। सरकार अच्छी हो या बुरी, यह मायने नहीं रखता। एक बुरी सरकार भी कोई सरकार न होने से हमेशा बेहतर है। होब्स के लिए सवाल अच्छी सरकार बनाम बुरी सरकार का नहीं था, बल्कि सरकार बनाम अराजकता का था। और उन्होंने हमेशा अराजकता के ऊपर सरकार को चुना, चाहे वो कितनी भी दमनकारी क्यों ना हो। होब्स के विचार आज हमें बहुत कठोर और तानाशाही वाले लग सकते हैं। हम स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सोचिए, क्या आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग सुरक्षा के लिए अपनी आजादी का सौदा करने को तैयार नहीं हो जाते? जब आतंकवाद का खतरा होता है, तो क्या हम सरकार को ज्यादा निगरानी करने की शक्ति देने के लिए तैयार नहीं हो जाते? होब्स हमें एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। आप किसे ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी पूरी आजादी को या अपनी सुरक्षा को? क्या आप एक खतरनाक लेकिन आजाद दुनिया में रहना चाहेंगे, या एक सुरक्षित लेकिन नियंत्रित दुनिया में? यह राजनीति का सबसे अधिक दुविधाओं में से एक है। लेकिन क्या सच में हमें इन दो चरम सीमाओं के बीच ही चुनना होगा? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता जहां हमें सुरक्षा भी मिले और हमारी आजादी भी बनी रहे? एक और अंग्रेज दार्शनिक जोन लोक ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, और उनके विचारों ने दुनिया भर में लोकतंत्र की नींव रखी। चैप्टर नंबर 5, अधिकार जो छीने नहीं जा सकते, जोन लोक की क्रांति। थॉमस होब्स ने हमें एक बहुत ही अंधेरी तस्वीर दिखाई थी, जहां हमें अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी आजादी एक निरंकुश शासक के हवाले करनी होती है। लेकिन होब्स के कुछ ही दशकों बाद एक और अंग्रेज दार्शनिक जोन लोक ने एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा उम्मीदों से भरी हुई तस्वीर पेश की। लोक ने भी प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अनुबंध के विचार का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके निष्कर्ष होब्स से बिल्कुल उल्टे थे। उनके विचारों ने न सिर्फ इंग्लैंड की राजनीति को, बल्कि अमेरिकी क्रांति और दुनिया भर के लोकतंत्रों को एक वैचारिक आधार दिया। उन्हें अक्सर उदारवाद का पिता कहा जाता है। लोक की शुरुआत भी उसी सवाल से होती है, सरकार के बिना की दुनिया कैसी होगी? लेकिन लोक का जवाब होब्स की तरह निराशाजनक नहीं था। लोक के लिए प्राकृतिक अवस्था एक अराजकता की स्थिति नहीं थी। ये एक ऐसी अवस्था थी जिसमें प्राकृतिक कानून का शासन था, जिसे हर इंसान अपनी तर्क बुद्धि से समझ सकता है। यह प्राकृतिक कानून क्या है? यह एक बहुत ही सरल और गहरा विचार है। तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। यानी हम सब बराबर और स्वतंत्र हैं, और इसलिए किसी को भी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ज्यादातर लोग शांति से रहना चाहते हैं, और इसी प्राकृतिक कानून से हमें कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। ये हमें कोई सरकार या कोई राजा नहीं देता, और इसलिए कोई हमसे इन्हें छीन भी नहीं सकता। लोक के अनुसार ये 3 मुख्य अधिकार हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार लोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका तर्क था कि जब कोई इंसान अपनी मेहनत को प्रकृति की किसी चीज के साथ मिलाता है, तो वो चीज उसकी अपनी हो जाती है। जैसे अगर मैं एक बंजर जमीन पर मेहनत करके फसल उगाता हूं, तो वो फसल मेरी संपत्ति है। ये अधिकार सरकार के बनने से पहले से मौजूद हैं। तो फिर अगर प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी है, तो हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है? लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं हैं। पहली, वहां हर कोई प्राकृतिक कानून को ठीक से नहीं समझता या नहीं मानता। कुछ लोग दूसरों के अधिकारों का हनन करेंगे। दूसरी, जब कोई हमारे अधिकारों को तोड़ता है, तो वहां कोई निष्पक्ष जज नहीं होता जो यह तय कर सके कि कौन सही है और कौन गलत। हर कोई अपने मामले में खुद ही जज बन जाता है, जिससे झगड़े अधिक होते हैं। और तीसरी, वहां किसी फैसले को लागू करने के लिए कोई एक संगठित शक्ति नहीं होती। इन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए लोग एक सामाजिक अनुबंध करके एक सरकार बनाते हैं। लेकिन यहां लोक और होब्स के बीच का सबसे प्रमुख अंतर सामने आता है। होब्स के लिए हम अपनी सारी शक्ति एक लेविथान को दे देते हैं। लोक के लिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम सरकार को सिर्फ कुछ सीमित शक्तियां सौंपते हैं, और वो भी एक ट्रस्ट या एक अमानत के रूप में। सरकार का एकमात्र मकसद होता है हमारे पहले से मौजूद प्राकृतिक अधिकारों, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति
की रक्षा करना। सरकार हमारी मालिक नहीं, बल्कि हमारी नौकर है, हमारी चौकीदार है। उसे कानून के अनुसार शासन करना होगा और उसकी शक्ति जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। और सबसे क्रांतिकारी बात, लोग कहते हैं कि अगर सरकार इस अनुबंध को तोड़ती है, अगर वो हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने की बजाय खुद ही उन्हें छीनने लगती है, तो जनता को यह पूरा अधिकार है कि वो उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करे और उसे उखाड़ फेंके। यह विद्रोह का अधिकार लोक के दर्शन का सबसे विस्फोटक विचार था। इसने यह स्थापित कर दिया कि अंतिम शक्ति हमेशा जनता के हाथ में होती है। लेकिन अगर अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है, तो जनता की इच्छा क्या है? क्या बहुमत की इच्छा ही हमेशा सही होती है? इस जटिल सवाल ने एक और महान विचारक रूसो को बहुत परेशान किया। चैप्टर नंबर 6, आजाद पैदा हुए पर जंजीरों में जकड़े हुए। रूसो का सामाजिक अनुबंध। अब तक हमने होब्स के सुरक्षा के विचार और लोक के अधिकारों के विचार को देखा, लेकिन 18वीं सदी में एक और महान दार्शनिक जीन जैक रूसो ने इस बहस में एक बिल्कुल नया और बहुत ही रोमांटिक रंग भर दिया। रूसो की शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध और काव्यात्मक लाइन से होती है, इंसान आजाद पैदा होता है और हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली बयान था। रूसो का मानना था कि होब्स और लोक दोनों ही आधुनिक सभ्य इंसान को देखकर प्राकृतिक अवस्था की कल्पना कर रहे थे और इसलिए वे दोनों ही गलत थे। रूसो के लिए असली प्राकृतिक अवस्था में इंसान एक नेक जंगली की तरह था, जो अकेला, सरल और आत्मनिर्भर जीवन जीता था। वो न तो होब्स का स्वार्थी राक्षस था और न ही लोक का तर्क संगत संपत्ति का मालिक। वो बस एक भोला भाला प्राणी था, जिसके अंदर दो ही मूल भावनाएं थीं, आत्मरक्षा और दूसरों के दुख के प्रति एक सहज सहानुभूति। तो फिर यह नेक जंगली इन जंजीरों में कैसे जकड़ गया? रूसो इसका दोष सभ्यता और खासकर निजी संपत्ति के विचार को देते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन पहले इंसान ने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर यह कहा, यह मेरा है, और बाकी लोगों ने मूर्खता से इस पर विश्वास कर लिया, उसी दिन समाज की सारी बुराइयों की शुरुआत हुई। निजी संपत्ति ने ईर्ष्या, लालच, प्रतिस्पर्धा और असमानता को जन्म दिया। समाज विशाल और जटिल होता गया और हम अपनी सच्ची प्राकृतिक स्वतंत्रता को खोकर एक दूसरे पर निर्भर होते चले गए। हम अब इस बात की परवाह करने लगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी असली पहचान खोकर एक बनावटी, एक झूठा जीवन जीने लगे। यही वो जंजीरें थीं जिनकी बात रूसो कर रहे थे। समाज की जंजीरें, असमानता की जंजीरें। तो क्या इसका मतलब है कि हमें वापस जंगलों में लौट जाना चाहिए? रूसो जानते थे कि यह संभव नहीं है, तो उन्होंने एक और सवाल पूछा, क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो हमें हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता के जितना करीब हो सके, उतनी स्वतंत्रता वापस दे सके? इसका जवाब उन्होंने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया। रूसो का सामाजिक अनुबंध होब्स और लोक दोनों से बहुत अलग था। इसमें हम अपनी शक्ति किसी एक राजा यानी होब्स या किसी प्रतिनिधि सरकार यानी लोक को नहीं सौंपते, बल्कि हम सब अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को सामान्य इच्छा के अधीन कर देते हैं। यह सामान्य इच्छा क्या है? यह एक बहुत ही रहस्यमयी और विवादास्पद विचार है। यह सिर्फ बहुमत की इच्छा नहीं है, यह पूरे समुदाय की, पूरे समाज की सामूहिक इच्छा है, जो हमेशा पूरे समाज के भले के लिए होती है। रूसो के अनुसार जब हम सामान्य इच्छा का पालन करते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? कि किसी और की इच्छा का पालन करके हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? रूसो का तर्क था कि जब आप अपनी छोटी छोटी स्वार्थी इच्छाओं का पालन करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। लेकिन जब आप सामान्य इच्छा का पालन करते हैं, जो कि आपकी अपनी भी एक गहरी तर्क संगत इच्छा का हिस्सा है, तो आप खुद पर शासन कर रहे होते हैं, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा को मानने से इनकार करता है, तो समाज को यह अधिकार है कि वो उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर करे। यह एक बहुत ही खतरनाक विचार है, क्योंकि यह तानाशाही का रास्ता खोल सकता है। कोई भी तानाशाह यह दावा कर सकता है कि वो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि है, और जो भी उससे असहमत है, वो समाज का दुश्मन है। रूसो के विचारों ने एक तरफ तो फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के विचारों का इस्तेमाल बाद में सबसे क्रूर तानाशाही शासनों ने
अपने कामों को सही ठहराने के लिए भी किया। यह हमें दिखाता है कि राजनीतिक दर्शन के विचार कितने शक्तिशाली और कितने दोधारी हो सकते हैं। लेकिन इन सभी दार्शनिकों के विचारों के केंद्र में एक शब्द बार बार आता है, न्याय। पर यह न्याय है क्या? चैप्टर नंबर 7, सबको क्या मिलना चाहिए? न्याय की पहेली। प्लेटो से लेकर रूसो तक हर राजनीतिक दार्शनिक किसी न किसी तरह से एक ही विशाल सवाल से जूझ रहा था, और वो सवाल है, न्याय क्या है? यह राजनीति का शायद सबसे विशाल, सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या यह एक न्यायपूर्ण समाज नहीं है, तो हमारे कहने का मतलब क्या होता है? न्याय का संबंध समाज में चीजों के बंटवारे से है। वो चीजें क्या हैं? वो हैं अधिकार, अवसर, धन दौलत, सम्मान और यहां तक कि सजा भी। एक समाज न्यायपूर्ण तब कहलाता है जब वो इन चीजों का बंटवारा सही तरीके से, एक निष्पक्ष तरीके से करता है। लेकिन मुश्किल यह है कि सही तरीका क्या है, इस पर कोई भी दो दार्शनिक पूरी तरह से सहमत नहीं है। न्याय की इस पहेली को सुलझाने के लिए कई अलग अलग सिद्धांत सामने आए हैं। एक बहुत ही पुराना और स्वाभाविक विचार यह है कि न्याय का मतलब है हर किसी को वो देना जिसका वो हकदार है। यानी न्याय का संबंध योग्यता से है। जो इंसान ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा प्रतिभाशाली है या समाज में ज्यादा योगदान देता है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जो कम काम करता है, उसे कम मिलना चाहिए। यह विचार हमें बहुत आकर्षक लगता है। हमें लगता है कि यह निष्पक्ष है। एक कंपनी में जिस कर्मचारी ने सबसे अच्छा काम किया है, उसे ही प्रमोशन मिलना चाहिए। यह न्यायपूर्ण लगता है। लेकिन इस विचार के साथ कुछ मुश्किलें हैं। हम यह कैसे तय करेंगे कि किस चीज की योग्यता ज्यादा है? क्या एक डॉक्टर की योग्यता एक किसान से ज्यादा है? क्या एक सफल बिजनेसमैन की योग्यता एक ईमानदार शिक्षक से ज्यादा है? और उन लोगों का क्या जो किसी बीमारी या विकलांगता के कारण दूसरों जितना योगदान नहीं दे सकते? क्या उनके साथ अन्याय होना तय है? 19वीं सदी में एक और बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत सामने आया, जिसे उपयोगितावाद कहते हैं, और इसके सबसे महान प्रस्तावक थे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। उपयोगितावाद कहता है कि एक कानून या एक कार्य न्यायपूर्ण तब है जब वो सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी पैदा करता हो। यह एक बहुत ही सीधा और व्यावहारिक सिद्धांत है। यह हर फैसले को उसके नतीजों से तौलता है। अगर कोई नीति समाज की कुल खुशी को अधिक करती है, तो वो अच्छी है। अगर वो उसे घटाती है, तो वो बुरी है। जैसे अगर गरीबों पर टैक्स लगाकर अमीरों को देने से समाज की कुल खुशी कम होती है, तो यह अन्यायपूर्ण है। लेकिन अगर अमीरों पर कुछ ज्यादा टैक्स लगाकर उससे गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए जाएं, जिससे समाज की कुल खुशी अधिक होती है, तो यह न्यायपूर्ण है। लेकिन इस सिद्धांत के साथ भी एक बहुत विशाल और डरावनी समस्या है। क्या होगा अगर सबसे ज्यादा लोगों की खुशी के लिए कुछ निर्दोष लोगों के अधिकारों का हनन करना हो? मान लीजिए एक शहर में 99% लोग एक खास अल्पसंख्यक समूह से नफरत करते हैं और उन्हें शहर से बाहर निकालकर वे सब बहुत खुश हो जाएंगे। क्या उपयोगितावाद इसे सही ठहराएगा? यह हमें दिखाता है कि न्याय सिर्फ नतीजों के बारे में नहीं हो सकता। इसका संबंध कुछ बुनियादी अधिकारों और सिद्धांतों से भी होना चाहिए। एक तीसरा और आज के समय में बहुत ही प्रभावशाली विचार उदारतावाद और अधिकार आधारित न्याय का है। यह विचार कहता है कि न्याय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम हर व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों। हर इंसान का एक सम्मान है, एक गरिमा है, और उसे सिर्फ सबसे ज्यादा लोगों की खुशी के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस विचार के भीतर भी कई अलग अलग धाराएं हैं। कुछ लोग, जिन्हें स्वतंत्रतावादी कहा जाता है, मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार निजी संपत्ति का अधिकार और अपनी मर्जी से अनुबंध करने का अधिकार है। उनके लिए एक न्यायपूर्ण समाज वो है जिसमें सरकार लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करती है। टैक्स को वे एक तरह की चोरी मानते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग, जिन्हें समतावादी कहा जाता है, मानते हैं कि न्याय का संबंध सिर्फ अधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि सबको समान अवसर देना भी है। उनका तर्क है कि एक बच्चा जो एक अमीर घर में पैदा हुआ है और एक बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है, उन दोनों के बीच स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि समाज यह सुनिश्चित न करे कि गरीब बच्चे को भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें।
ये बहस आज की राजनीति के केंद्र में है और इसी बहस को 20वीं सदी के सबसे महान राजनीतिक दार्शनिक जॉन रोल्स ने एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी तरीके से सुलझाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले हमें न्याय के एक और साथी स्वतंत्रता को समझना होगा। चैप्टर नंबर 8, कितनी आजादी काफी है? स्वतंत्रता का संतुलन। न्याय के साथ साथ राजनीतिक दर्शन का दूसरा सबसे प्रमुख जुनून रहा है स्वतंत्रता या लिबर्टी। मुझे आजादी दो या मौत दो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ऐसी गहरी मानवीय इच्छा को व्यक्त करता है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। लेकिन आजादी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है जो मन में आए वो करने की छूट, या इसका मतलब कुछ और है? यह सवाल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। दार्शनिकों ने हमें यह दिखाया है कि आजादी के भी कई अलग अलग चेहरे हो सकते हैं और एक तरह की आजादी अक्सर दूसरी तरह की आजादी से टकराती है। 20वीं सदी के एक महान विचारक यशायाह बर्लिन ने स्वतंत्रता के दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। यह सुनने में कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही सरल है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है किसी चीज से आजादी। यह बाहरी रुकावटों, बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति है। मेरी नकारात्मक स्वतंत्रता तब तक है जब तक कोई दूसरा इंसान या सरकार मुझे कोई काम करने से रोक नहीं रही है। अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, कोई भी धर्म अपना सकता हूं और कोई मुझे रोक नहीं रहा है, तो मैं नकारात्मक रूप से स्वतंत्र हूं। यह मुझे अकेला छोड़ दो वाली आजादी है। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे उदारवादी विचारक इस तरह की आजादी के सबसे प्रमुख हिमायती थे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने नुकसान का सिद्धांत दिया, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की सीमाओं को परिभाषित करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। मिल कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र जायज कारण होता है दूसरों को नुकसान से बचाना। सरकार या समाज मुझे कोई काम करने से सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए बुरा है या वो अनैतिक है। जब तक मेरा कोई काम किसी दूसरे को सीधे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मुझे वो करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अपने घर में बैठकर कोई ऐसी किताब अध्ययन करता हूं जिसे समाज बुरा मानता है, तो किसी को मुझे रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी किताब अध्ययन करने की आजादी के नाम पर तेज आवाज में संगीत बजाकर अपने पड़ोसी की नींद खराब करता हूं, तो सरकार मुझे रोक सकती है क्योंकि मैं उसे नुकसान पहुंचा रहा हूं। यह सिद्धांत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन शैली की स्वतंत्रता का एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षक है। लेकिन अब आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता पर। इसका मतलब है कुछ करने की आजादी। यह सिर्फ बाहरी रुकावटों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने, अपने जीवन का मालिक खुद बनने की वास्तविक क्षमता है। सोचिए, एक गरीब अशिक्षित इंसान, सैद्धांतिक रूप से उसे देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई कानून नहीं रोक रहा है। उसकी नकारात्मक स्वतंत्रता पूरी है। लेकिन क्या उसके पास सच में प्रधानमंत्री बनने की वास्तविक क्षमता है? नहीं। गरीबी, अशिक्षा और अवसरों की कमी, ये सब आंतरिक रुकावटें हैं जो उसे अपनी क्षमता को हासिल करने से रोक रही हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, जैसे कि रूसो, कहते हैं कि सच्ची आजादी सिर्फ न कर सकने की नहीं, बल्कि कर सकने की होती है। एक समाज का यह कर्तव्य है कि वो अपने सभी नागरिकों को वो साधन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराए जिससे वे अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता को हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ एक खतरा है। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह तानाशाही का रास्ता भी खोल सकता है। कोई सरकार यह दावा कर सकती है कि हम तुमसे बेहतर जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और इस नाम पर वो लोगों की जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। वो कह सकती है कि हम तुम्हें तुम्हारी बुरी इच्छाओं से आजाद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का यह संतुलन कितना नाजुक है। हमें कितनी नकारात्मक स्वतंत्रता चाहिए ताकि हम पर कोई अत्याचार न कर सके, और हमें कितनी सकारात्मक स्वतंत्रता चाहिए ताकि हम सब एक सार्थक जीवन जी सकें। यह बहस आज भी जारी है। जब हम टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी राज्य के बारे में बहस करते हैं, तो हम असल में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच का सही संतुलन खोजने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्या यह पूरी बहस न्याय और स्वतंत्रता की
यह पूरी चर्चा ही एक धोखा है। क्या सरकार और राज्य जैसी चीजें असल में हमारी भलाई के लिए हैं ही नहीं, बल्कि वे तो हमें नियंत्रित करने और हमारा शोषण करने का एक तरीका है? इस क्रांतिकारी और विध्वंसक विचार को पेश किया कार्ल मार्क्स ने। चैप्टर नंबर 9, क्या सरकार एक धोखा है? कार्ल मार्क्स का सवाल। अब तक हमने जितने भी दार्शनिकों की बात की, प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लोक, रूसो, मिल, वे सब एक बात पर तो सहमत थे कि राज्य या सरकार, चाहे वो कैसी भी हो, समाज के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण अच्छी चीज है। वे बस उसके सबसे अच्छे रूप को लेकर असहमत थे। लेकिन 19वीं सदी में एक ऐसे विचारक आए जिन्होंने इस पूरी परंपरा को, इस पूरी धारणा को जड़ से चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि यह पूरी बहस ही एक धोखा है। राज्य न्याय, अधिकार या स्वतंत्रता जैसी ऊंची ऊंची बातें तो करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शोषण और दमन करने का एक हथियार है। उस विचारक का नाम था कार्ल मार्क्स। मार्क्स एक दार्शनिक के साथ साथ एक अर्थशास्त्री और एक इतिहासकार भी थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज को समझने के लिए हमें उसके कानूनों, उसके धर्म या उसके दर्शन को नहीं, बल्कि उसके आर्थिक आधार को देखना चाहिए। यानी हमें यह देखना चाहिए कि उस समाज में चीजों का उत्पादन कैसे होता है और उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, फैक्ट्रियां, मशीनें का मालिक कौन है। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास की शुरुआत से ही समाज हमेशा दो मुख्य वर्गों में बंटा रहा है। एक वो छोटा सा वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक है, यानी मालिक वर्ग, और दूसरा वो प्रमुख वर्ग जो इन साधनों पर काम करके अपना जीवन चलाता है, यानी श्रमिक वर्ग। और इन दोनों वर्गों के हित हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। मालिक वर्ग हमेशा चाहता है कि वो श्रमिक वर्ग से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा काम कराए, और श्रमिक वर्ग हमेशा चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इस वर्ग संघर्ष में राज्य या सरकार की क्या भूमिका है? उदारवादी विचारक जैसे कि लोक मानते थे कि राज्य एक निष्पक्ष रेफरी की तरह है जो समाज के अलग अलग समूहों के बीच न्याय करता है। मार्क्स इस विचार को एक भोलापन या एक जानबूझकर बोला गया झूठ मानते थे। उनके अनुसार राज्य कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। वो हमेशा शासक वर्ग, यानी आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग के हितों की ही रक्षा करता है। सरकार, पुलिस, अदालतें, सेना, यह सब उस ऊपरी ढांचे का हिस्सा हैं जिसे शासक वर्ग ने अपनी संपत्ति और अपनी शक्ति की रक्षा के लिए बनाया है। जब कानून कहता है कि निजी संपत्ति पवित्र है, तो वो असल में किसकी संपत्ति की बात कर रहा है? वो उस मुट्ठी भर अमीर लोगों की संपत्ति की बात कर रहा है। जब पुलिस हड़ताल कर रहे मजदूरों पर लाठी चलाती है, तो वो किसके हितों की रक्षा कर रही है? वो फैक्ट्री मालिकों के हितों की रक्षा कर रही है। मार्क्स के लिए लोकतंत्र भी एक तरह का धोखा है। हमें लगता है कि हमारे पास वोट देने की शक्ति है, कि हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि हम सिर्फ यह चुन सकते हैं कि शासक वर्ग का कौन सा गुट अगले कुछ सालों तक हमारा शोषण करेगा। असली आर्थिक शक्ति तो हमेशा उसी पूंजीपति वर्ग के हाथ में रहती है। इसके अलावा शासक वर्ग सिर्फ बल का ही प्रयोग नहीं करता, वो विचारों का भी प्रयोग करता है। वो धर्म, राष्ट्रवाद और यहां तक कि न्याय और स्वतंत्रता जैसे विचारों का भी इस्तेमाल करता है, ताकि श्रमिक वर्ग को यह विश्वास दिलाया जा सके कि यह सिस्टम स्वाभाविक, न्यायपूर्ण और सबके भले के लिए है। इसे मार्क्स झूठी चेतना कहते हैं। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही जंजीरों से प्यार करना सीख गए हैं। तो इस शोषणकारी व्यवस्था का अंत कैसे होगा? मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अपने ही अंतर्विरोधों के कारण नष्ट हो जाएगा। अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और ज्यादा संख्या में होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब श्रमिक वर्ग को अपनी वर्ग चेतना का बोध होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि उनकी असली लड़ाई आपस में नहीं, बल्कि पूरे पूंजीपति वर्ग के खिलाफ है, और तब वे एक क्रांति करेंगे। वे बलपूर्वक पूंजीपति वर्ग से सत्ता छीन लेंगे और उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार स्थापित कर देंगे। इस क्रांति के बाद एक अस्थायी दौर आएगा जिसे सर्वहारा की तानाशाही कहा जाएगा, जहां श्रमिक वर्ग राज्य का इस्तेमाल पुराने शासक वर्ग के किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए करेगा। और अंततः जब वर्ग खत्म हो जाएंगे, जब कोई शोषक और कोई शोषित नहीं रहेगा,
तो राज्य की भी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा और तब स्थापित होगा एक सच्चा साम्यवादी समाज। एक ऐसा समाज जहां न कोई निजी संपत्ति होगी, न कोई वर्ग होगा और न ही कोई राज्य। एक ऐसा समाज जहां हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार मिलेगा। यह मार्क्स का अंतिम सपना था। लेकिन क्या यह सपना सच हो सकता है? और 20वीं सदी में मार्क्स के इस शक्तिशाली विचार के जवाब में न्याय के बारे में सोचने का क्या कोई नया तरीका सामने आया? चैप्टर नंबर 10, अज्ञानता का पर्दा। आज की दुनिया में न्याय। 20वीं सदी में दुनिया ने दो विश्व युद्ध देखे, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच एक शीत युद्ध देखा और समाज बहुत ज्यादा जटिल हो गया। ऐसे में पुराने राजनीतिक दर्शन के सिद्धांत कुछ अपर्याप्त लगने लगे। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बारे में सोचने के लिए एक नए, ज्यादा परिष्कृत तरीके की जरूरत थी। और यह तरीका हमें दिया 20वीं सदी के शायद सबसे महान राजनीतिक दार्शनिक, एक अमेरिकी विचारक, जॉन रोल्स ने। उनकी 1971 में आई किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ने राजनीतिक दर्शन को एक नई जिंदगी दे दी। रोल्स ने उस पुराने सामाजिक अनुबंध के विचार को ही एक बिल्कुल नए और बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने रखा। रोल्स का सवाल वही पुराना था, एक न्यायपूर्ण समाज के सिद्धांत क्या होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब हम अपनी आज की स्थिति में रहकर निष्पक्ष रूप से नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कौन हैं। मैं जानता हूं कि मैं एक पुरुष हूं या एक महिला, मैं अमीर हूं या गरीब, मैं किस जाति या धर्म का हूं, मैं स्वस्थ हूं या बीमार, मैं प्रतिभाशाली हूं या नहीं। और यह सब ज्ञान मेरे फैसलों को प्रभावित करेगा। अगर मैं एक अमीर इंसान हूं, तो मैं शायद ऐसे नियम बनाना चाहूंगा जो अमीरों के पक्ष में हों। अगर मैं एक खास धर्म का हूं, तो मैं शायद ऐसे नियम बनाना चाहूंगा जो मेरे धर्म को फायदा पहुंचाए। हम सब अपने अपने हितों से पक्षपाती हैं, तो फिर हम निष्पक्ष सिद्धांतों तक कैसे पहुंच सकते हैं? यहीं पर रोल्स अपना सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली विचार प्रयोग पेश करते हैं। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि हम सब एक मूल स्थिति में हैं और हमें अपने भविष्य के समाज के लिए न्याय के नियम बनाने हैं। लेकिन एक शर्त है, हम सब एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं। इस पर्दे के पीछे हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें यह नहीं पता कि जब यह पर्दा हटेगा तो हम समाज में कौन होंगे। हम अमीर होंगे या गरीब, पुरुष होंगे या महिला, स्वस्थ होंगे या विकलांग, किसी बहुसंख्यक समूह के होंगे या अल्पसंख्यक समूह के, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस यह पता है कि हम एक तर्कसंगत इंसान हैं जो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। अब इस अज्ञानता की स्थिति में आप अपने समाज के लिए कैसे नियम बनाएंगे? यह एक बहुत ही शानदार विचार है। यह आपको अपनी व्यक्तिगत स्थिति से बाहर निकालकर एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर करता है। रोल्स कहते हैं कि इस स्थिति में कोई भी इंसान जुआ नहीं खेलना चाहेगा। आप ऐसे नियम नहीं बनाएंगे जो अमीरों को बहुत फायदा पहुंचाते हों और गरीबों को कुचल देते हों, क्योंकि क्या पता जब पर्दा हटे तो आप ही वो गरीब इंसान निकलें। आप ऐसे नियम नहीं बनाएंगे जो किसी खास धर्म या जाति को विशेष अधिकार देते हों, क्योंकि क्या पता आप किसी दूसरे धर्म या जाति के सदस्य निकलें। तो इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे हर कोई ऐसे नियम चुनना चाहेगा जो समाज के सबसे कमजोर, सबसे वंचित सदस्य के लिए भी सबसे अच्छे हों, क्योंकि हर किसी को यह डर होगा कि कहीं वो खुद ही वो सबसे कमजोर सदस्य न बन जाए। तो रोल्स के अनुसार इस स्थिति में हम कौन से दो सिद्धांत चुनेंगे? पहला सिद्धांत होगा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। हम सब इस बात पर सहमत होंगे कि हर किसी को कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता, पूरी तरह से और समान रूप से मिलनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, किसी भी आर्थिक फायदे के लिए नहीं। दूसरा सिद्धांत, जो ज्यादा जटिल है, वो असमानता से संबंधित है। यह सिद्धांत दो हिस्सों में बंटा है। पहला, अवसर की निष्पक्ष समानता। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं सिर्फ तभी स्वीकार्य हैं जब वे उन पदों और स्थितियों से जुड़ी हों जो हर किसी के लिए समान अवसर के तहत खुली हों। और दूसरा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा, अंतर का सिद्धांत। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं सिर्फ और सिर्फ तभी न्यायपूर्ण हैं जब वे समाज के सबसे कम लाभान्वित सदस्यों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हों। यानी एक समाज में अमीर और गरीब के बीच का अंतर
सिर्फ तब तक जायज है जब तक कि उस अंतर को बनाए रखने वाली व्यवस्था समाज के सबसे गरीब इंसान के लिए भी सबसे अच्छी संभव व्यवस्था हो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली समतावादी विचार है जो सिर्फ अवसर की समानता नहीं बल्कि परिणामों की भी परवाह करता है। लेकिन क्या हर कोई रोल्स के इस विचार से सहमत था? बिल्कुल नहीं। उनके सबसे प्रमुख आलोचक थे उनके अपने ही साथी रॉबर्ट नॉजिक, जिन्होंने स्वतंत्रता को न्याय से भी ऊपर रखा। चैप्टर नंबर 11, निष्कर्ष। आपकी अपनी राजनीति। हम अपनी इस लंबी और रोमांचक यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने प्लेटो के आदर्श राज्य से लेकर मार्क्स की वर्गहीन दुनिया तक और लोक के प्राकृतिक अधिकारों से लेकर रोल्स के अज्ञानता के पर्दे तक राजनीतिक दर्शन के कई मुख्य विचारों की सैर की है। यह सब जानने के बाद शायद आपको लग रहा होगा कि यह सब कितना जटिल और उलझा हुआ है। हर दार्शनिक के पास अपने तर्क हैं और कोई भी एक जवाब पूरी तरह से संतोषजनक नहीं लगता। तो इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब यह है कि राजनीतिक दर्शन आपको कोई बना बनाया आसान जवाब नहीं देता। वो आपको एक नक्शा नहीं देता जो यह बताए कि आदर्श समाज यहाँ है, बल्कि वो आपको एक कंपास देता है, एक दिशा सूचक यंत्र देता है। वो आपको सही सवाल पूछना सिखाता है। यह ऑडियो बुक आपको यह नहीं बता रही है कि आपको एक उदारवादी होना चाहिए या एक समाजवादी या एक स्वतंत्रतावादी। यह आपको उन विचारों, उन मूल्यों और उन तर्कों से परिचित करा रही है जो इन सभी अलग अलग विचारधाराओं की नींव में हैं। अब यह आपका काम है कि आप इन विचारों पर सोचें, उन पर बहस करें और यह तय करें कि आपके लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का क्या मतलब है। राजनीतिक दर्शन की असली ताकत यह है कि यह हमें एक जागरूक, एक आलोचनात्मक और एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। जब हम अगली बार अखबार में टैक्स के बारे में, आरक्षण के बारे में या अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में कोई खबर देखेंगे, तो हम उसे सिर्फ एक खबर के रूप में नहीं देखेंगे। हम उसके पीछे छिपे हुए गहरे दार्शनिक सवालों को देख पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि यह सिर्फ दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह न्याय और स्वतंत्रता की दो अलग अलग अवधारणाओं की लड़ाई है। यह हमें सिखाता है कि राजनीति सिर्फ नेताओं का काम नहीं है। राजनीति हर उस जगह होती है जहां हम एक साथ रहते हैं, चाहे वो हमारा देश हो, हमारा शहर हो, हमारा ऑफिस हो या हमारा अपना परिवार हो। हम सब राजनीतिक प्राणी हैं, जैसा कि अरस्तू ने कहा था। हम हर दिन अपने कामों से, अपने चुनावों से यह तय कर रहे होते हैं कि हम किस तरह के समाज में रहना चाहते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं, तो आप एक राजनीतिक फैसला ले रहे होते हैं। जब आप किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं, तो आप राजनीति कर रहे होते हैं। और जब आप चुप रहते हैं, तब भी आप एक राजनीतिक फैसला ही ले रहे होते हैं। राजनीतिक दर्शन हमें इन फैसलों को और ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी के साथ लेने में मदद करता है। अंत में यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि एक बेहतर दुनिया का सपना देखना इंसान की फितरत का हिस्सा है। प्लेटो से लेकर रोल्स तक हर दार्शनिक एक ऐसी दुनिया की तलाश में था जो ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा मानवीय हो। उनके रास्ते अलग अलग थे, उनके जवाब अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। यह सपना आज भी जिंदा है। यह आपके और मेरे अंदर जिंदा है। जब हम अपने समाज में अन्याय देखते हैं और हमें गुस्सा आता है, जब हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं, तो हम उसी महान परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। राजनीतिक दर्शन हमें उस गुस्से को एक दिशा देने और उस उम्मीद को एक ठोस आकार देने के औजार प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया जैसी है, हमें उसे वैसे ही स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हम उसे बदल सकते हैं। और इस बदलाव की शुरुआत होती है एक सवाल से: एक अच्छा समाज कैसा दिखना चाहिए? और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे न्याय, स्वतंत्रता और अधिकार जैसे विचार हमारे समाज को आकार देते हैं और कैसे हम एक जागरूक नागरिक बनकर एक बेहतर दुनिया के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे राजनीतिक बहसों के पीछे के गहरे सिद्धांतों को समझें, कैसे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हों और कैसे एक बेहतर समाज के बारे में सोचें और उसके लिए काम करें।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपकी आवाज और आपके वोट में कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।